हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? नेशनल इमरजेंसी नहीं, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रीएम्बल क्या होता है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया गया है, ठीक है, कब इसमें चेंजेस हुए और कब कब सुप्रीम कोर्ट पर इसका रिव्यू हुआ, वो सारी चीजें प्रीएम्बल को लेकर जो कुछ भी है वो सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। यूएसए से। क्या है इसका सोर्स? यूएसए। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारी प्रीएम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, वो कैसे बनी, मतलब प्रीएम्बल कैसे ऐड हुई। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। उस 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग होती है तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले टेम्परेरी चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जब सेकंड मीटिंग होती है तो उसमें परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जब थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल लेकर आते हैं, एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, जैसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो बातें होती हैं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। यानी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्टिव, उसका नाम ही क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव। यानी हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, तो जो हम एक एज अ कंट्री के रूप में हासिल करना चाहते हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही आगे चलकर क्या बना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल। क्या बना? प्रीएम्बल। कब एडॉप्ट किया गया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तुम लोगों को ये बताना है मेरे को कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे लिए। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। जो हमारी प्रीएम्बल की लैंग्वेज है उसका सोर्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जैसे तुम देखो हमारी जो प्रीएम्बल है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आगे चलकर उसे और भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया, लेकिन जब वो बना था तो 2 भाषाओं में बना था, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए? इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। क्या है ये सोर्स इसका? ऑस्ट्रेलिया। तुम समझ गए प्रीएम्बल कैसे बनी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रपोजल, एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे आगे चलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया, जिसका जवाब तुम्हें ला कर देना है मेरे को, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रीएम्बल की सोर्स देख लिया, प्रीएम्बल की लैंग्वेज का सोर्स क्या है वो देख लिया। अब हम देखेंगे प्रीएम्बल में चेंज कब कब हुए। अब तुम्हें यह भी बात जानने की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो हमारी प्रीएम्बल है उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वहां पर बस एक चीज ऐड हो जाती है कि उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पेसिफिकली कहा है उसके लिए, यहाँ किसी ने कहा नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर? प्रीएम्बल में चेंज कब हुए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कुछ चेंजेस हुए। अब तुमने बहुत सारे चेंजेस पढ़े होंगे, बहुत बार आया है, हमने अभी जब से हमने पॉलिटी शुरू करी है काफी टॉपिक्स में ये अमेंडमेंट आया है कि 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो ये एक ऐसा अमेंडमेंट था, इससे काफी सारे चेंजेस हुए। जो 42th अमेंडमेंट था इससे काफी ज्यादा चेंजेस हुए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि इस अकेले अमेंडमेंट ने काफी सारे चेंज करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे देखो प्रीएम्बल में क्या चेंज किया इसने? चेंज कुछ नहीं किया, कुछ चीजें ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्डों को प्रीएम्बल में ऐड किया गया। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है उसे समझ लो। सोशलिज्म यानी समाजवाद, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो इक्वलिटी के बेसिस पर डिपेंड हो पूरी तरीके से, यानी कि ऐसा समाज जो समानता के आधार पर चलता हो, इक्वलिटी के बेसिस पर चलता हो, यानी जहां पर हर आदमी बराबर हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो,
कोई ऊंचा ना हो कोई नीचा ना हो, किसी भी बेसिस पर, ना कास्ट से, ना रिलीजियन से, ना क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस से, किसी भी फॉर्म में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियली, कल्चरली, सोशली, किसी भी फॉर्म में कोई ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर। आज के समय में बहुत कम ऐसे चुनिंदा देश हैं, गिनती के 2-4 ऐसे देश हैं जहां पे सोशलिज्म को अपनाया जाता है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी जो थी वो फेल हो गई। लेकिन जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने भी इस प्रोविजन को अडॉप्ट किया कि जो हमारी कंट्री है, हमारे जो लोग हैं, हम अपना देश जो है कैसे चलाएंगे, जहां पर सभी लोग बराबर होंगे। ठीक है ना। तो ये सोशलिज्म शुरू में नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ऐड किया गया कि हमारा जो कंट्री है वो सोशलिज्म पर होना चाहिए। जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब हमारी इकोनॉमी जो थी उसको कैसे अपनाया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में, यानी कि 2 आइडियोलॉजी होती है इकोनॉमी चलाने के लिए भी, यही सोशलिज्म, इकोनॉमिकली भी एक आइडियोलॉजी है। ठीक है ना। तो हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर अपना लिया, थोड़ा सा उसका पार्ट, थोड़ा सा उसका पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेने के बाद भी मिक्स ही चलता रहा और आज भी मिक्स ही चल रहा है। और तुम ये कह सकते हो कि 60-70% हम आज कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं और 20 से 30% किसको फॉलो करते हैं, सोशलिज्म को, बल्कि और कम कर सकते हो तुम। ठीक है ना। तो ये बात बस याद रखो कि सोशलिज्म को इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्म बराबर है। सरकार की नजर में सभी धर्म क्या होंगे, बराबर हैं। सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट है हमारी वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, नहीं करेगी। उसके लिए सभी रिलीजन, सभी धर्म एक बराबर हैं, ये बात करता है सेकुलरिज्म। ठीक है ना। फिर बात आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मानी अखंडता, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। यानी कि ये 3 शब्दों को जोड़कर बोला गया कि कंट्री में सोशलिज्म को फॉलो किया जाएगा, अपनाया जाएगा, सेकुलरिज्म को अपनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली हमने ऐड कर लिया इन चीजों को प्रीएम्बल में डाल के। ठीक है ना। सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाएगा, गवर्नमेंट की नजर में सभी धर्म बराबर होंगे, किसी को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी को बढ़ावा नहीं दे सकती। और इंटीग्रिटी, देश की अखंडता को बढ़ावा दिया जाएगा, देश को टूटने नहीं दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना। देश के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे किसी भी कंडीशन में। इंटीग्रिटी, देश की अखंडता को हमेशा बनाए रखा जाएगा, ये बात करते हैं। समझ में आ गई ये तीनों चीजें? आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या केसेस आए और उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया। सबसे पहले बेरूवरी यूनियन केस 1960 में, 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रीएम्बल है, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना, अलग से माना। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर 1967 में केस आया गोलकनाथ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल है। सोल यानी कि आत्मा है। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। क्लियर। फिर आया 4th नंबर पे एसआर बोम्बई केस 1993, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है हमारे प्रीएम्बल के अंदर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर वो हिस्सा होता है जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, कभी भी चेंज नहीं हो सकता इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इन 2 कॉन्सेप्ट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के काफी बाद। लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दोनों को, कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उन्होंने किस बेसिस पे कहा, ये बात मेरे तो समझ में नहीं आती है। ठीक है ना। मैं बताऊं तो मेरे समझ में इसलिए नहीं आती है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड करे गए, और वो भी उस टाइम में ऐड करे गए जब कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी 1976 में। ठीक है ना। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों को क्या कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारे केसेस देख लिए। बेरूवरी में केस में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं माना गया। गोलकनाथ केस में कहा गया कि प्रीएम्बल जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, उसमें तो आत्मा कह दिया गया उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 1973 के केस में कहा गया कि हाँ प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और 4th एसआर मुंबई केस में कहा गया सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो प्रीएम्बल के हिस्से हैं, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ये 4 केसेस थे, इनकी ये कहानी है। आगे देखते हैं। चलिए हाँ भाई, अब हम बात करेंगे एक्चुअल में प्रीएम्बल में क्या बातें लिखी हुई हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तुम्हें बताया प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है।
क्लियर हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्लियर किया जा चुका है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब क्या भी कह दिया है कि वो प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। इसीलिए मैंने शुरू में वो बात लिखी थी कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी माना जाता है। किसने कहा है? तुम कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आर्टिकल 32 को किसने कहा है? डॉक्टर अम्बेडकर ने। क्लियर है? तो प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत किससे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल क्यों है? बात को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ क्यों है? क्योंकि उसको ताकत देने वाले लोग कौन है? हम। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही कहां से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पूरी प्रीएम्बल जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। वो मैंने तो अब इसमें अलग अलग बातें जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिया है, ठीक है ना। पूरी प्रीएम्बल जब उसमें पढ़ते हो तो पता चलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को इस दिन आत्मसमर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। वो आगे की चीजें देखो। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टीमेट पावर कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से, ठीक है ना। क्योंकि भारत के लोगों के द्वारा ही वो बनाया गया है एक तरीके से, क्योंकि भारत के लोगों ने ही उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसलिए अल्टीमेट पावर, हम लोग मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए उसकी इतनी पावर है। जिस दिन मानना बंद कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये बात होती है। इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टीमेट पावर कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से। फिर नेचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस, इंडियन गवर्नेंस का जो नेचर है वो किन चीजों पर डिपेंड है? सोवरेन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। यानी हमारा जो कंट्री है वो एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन यानी कि सोवरेन का हिंदी में मतलब होता है, हिंदी अर्थ जो होता है संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है सोवरेन या संप्रभुता का? यानी स्वयं पर शासन करने में सक्षम होना, खुद पे रूल करने में सक्षम होना। आपको आप खुद कंट्रोल कर रहे हो या कोई और कंट्रोल कर रहा है? अगर आप अपने आप को खुद कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो तो आपको कौन कंट्रोल करेगा? कोई और। तो आप सोवरेन नहीं हो। आप सोवरेन कब हो? जब आप खुद को खुद ही कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। तो सोवरेन का मतलब है एक ऐसी कंट्री होना जो खुद को कंट्रोल करने में सक्षम है, मतलब खुद का रूल खुद चलाने में सक्षम है, स्वयं का शासन स्वयं करने में सक्षम है, कैपेबल है। समझ गए इस वर्ड को? सोवरेन का मतलब, सोवरेन एक ऐसी कंट्री जिस पर किसी भी बाहरी, किसी भी एक्सटर्नल, किसी कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी कंट्री के जितने भी मैटर होते हैं, फॉरेन से लेकर अल्टीमेट जितने भी सारे मैटर्स होते हैं, उसको वो कंट्री खुद देखती है। कोई और कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, उसको कंट्रोल नहीं करती है। ऐसी कंट्री को कहा जाता है सोवरेन, जो हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने में कैपेबल हो, अपने आप को रूल करने में कैपेबल हो, ठीक है ना। किसी भी बाहरी, किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेयर में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर उस पर नहीं होना चाहिए, वो कंट्री कहलाती है सोवरेन। तो हमारा इंडिया क्या है? सोवरेन कंट्री। हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, हमारा खुद का रूल चलाने में हम सक्षम है, कैपेबल हैं। फिर आता है सोशलिज्म, मैंने बताई दिया, एक ऐसी सोसाइटी जो, एक ऐसा कंट्री जिसका पूरा समाज, जिसकी पूरी सोसाइटी जो वो किस पर बेस्ड हो? इक्वालिटी पे, जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच जैसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो किसी भी बेसिस में, किसी भी फॉर्म में, ना रिलीजियन, ना कल्चर, ना सोशली, ना कास्ट, किसी भी, ना इकोनॉमिकली, किसी भी फॉर्म में हर तरीके से हर इंसान बराबर हो, वो सोशलिज्म। फिर सेकुलरिज्म, सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर होंगे, सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट या नहीं कर सकती, ना बढ़ावा दे सकती। क्लियर? डेमोक्रेसी, हमारा कंट्री एक लोकतांत्रिक है, एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जहां पर जनता तय करती है कि कौन उस पर रूल करेगा। जनता को जब तक जो पसंद रहता है उसको अपने आप पर रूल कराती है, जब जनता को मन नहीं होता कि अब इनको हटाना है तब उनको हटा देती है। यानी यहाँ पर जो हम पर रूल करते हैं उन लोगों को हम खुद इलेक्ट करते हैं, ये होता है डेमोक्रेसी। वैसे तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से, ठीक है ना। लोकतंत्र यानी जहां पर अल्टीमेट पावर लोगों के हाथों में होगी, जो जनता चाहेगी वो होगा, ठीक है ना। असली पावर किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में। जो सरकारें हैं उनका भविष्य किस पर डिपेंड करेगा? जनता पर। जनता जब चाहेगी, जब सरकार को हटा देगी। क्लियर है इतनी बात? ये होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जहाँ पे हर चीज इलेक्ट होती है, हर क्या कहते हैं चीजों में सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, जहाँ पे सभी लोगों की सहमति होती है। हर काम में कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें सभी लोगों की सहमति होती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी लोगों की सपोर्ट होता है उसमें, ठीक है ना। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसा कंट्री जिसका जो हेड है, जो हेड ऑफ द नेशन है, वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। ऐसी कंट्री को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक,
ठीक है ना। हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द नेशन है वो इलेक्टेड होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे मोनार्की में होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, तानाशाही में होता है अभी जो तानाशाही डिक्टेटर है वो है, उसके बाद जो दूसरा पावरफुल आएगा उसे हटा देगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है रिपब्लिक में कि जो भी हेड ऑफ द नेशन होगा वो हमेशा जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा। ऐसी कंट्री को हम क्या कह देते हैं, रिपब्लिक। क्लियर है। तो ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, हमारे प्रीएम्बल में। कहाँ लिखी हुई हैं, प्रीएम्बल में। और यही वो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। आगे भी चीजें हैं, सोवरेन है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है ना। हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म हमने फॉलो करते हैं, तो उसी को लेकर कानून बनाया गया। ऐसे कानून तो नहीं बनाती हैं कि हिंदुओं को फेवर हो और मुस्लिमों को ना हो, या क्रिश्चियंस को ना हो, या सिखों को ना हो। ऐसे कानून तो नहीं है ना, सबके लिए चीजें बराबर हैं। कानून अलग अलग हैं, सभी धर्मों के हिसाब से हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को फेवर किया जा रहा है और किसी को डाउन किया जा रहा है। ठीक है ना, सभी को बराबर माना जाता है और उसी को सेकुलरिज्म है, इसीलिए उसी को रिलेटेड, उसी के बेसिस पर ही प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर है। अब आ जाओ जस्टिस पे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरीके का जस्टिस जनता को दिया जाएगा, इसकी बात की गई है प्रीएम्बल में। यानी जस्टिस जो होगा, जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, उनको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरीके का जस्टिस मिलना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए जरूरत पड़ने पर। ठीक है ना। अब तुम समझोगे कैसे सोशल जस्टिस क्या होता है। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी के अंदर उनके साथ किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में उनको जस्टिस मिलना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस ये कि तुम्हें किसी चीज के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, केवल किसी कास्ट, रिलीजियन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। ठीक है ना। अगर आपके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक इनजस्टिस होगा। उसमें आपके साथ आपको जस्टिस जो दिलाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। उसी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस क्या होगा, जैसे आपको वोट डालने का राइट नहीं दिया जाता है इस आधार पर कि आप मुस्लिम हो, या इस आधार पर कि आप क्रिश्चियन हो। मान लो हम लेट कर रहे हैं कि मान लो क्रिश्चियन के आधार पर अगर कंट्री ये कर देती है, कंट्री का कोई स्टेट ऐसा कर दे कि क्रिश्चियंस के वोटर, अब वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो डायरेक्टली करने का मतलब कोई चुपचाप इस काम को ऐसा कर दे कि जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं उनके जो वोटर कार्ड्स हैं उनको गायब करा दो, उनको खत्म करा दो, उनके नाम वोटिंग लिस्ट में से बाहर कर दो, तो ये भी एक तरीके का क्या है, उनके साथ पॉलिटिकल इनजस्टिस है कि उनसे उनका वोटिंग का राइट छीन लिया गया। क्या छीन लिया गया, वोटिंग का राइट। तो उनको वोटिंग का राइट दिलाने के लिए जो जस्टिस दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है इतनी बात। अब आगे आ जाओ लिबर्टी पे। लिबर्टी यानी आजादी, स्वतंत्रता। कितने तरीकों की स्वतंत्रता हमें हासिल है, मतलब तुम देखते हो फंडामेंटल राइट्स में हमें फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट होता है। उस राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में हमें कितनी डिफरेंट टाइप्स की फ्रीडम मिलती है कि नहीं। तो वो किन बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल कर आई है, इन कॉन्सेप्ट से। कितनी तरीकों की यहाँ पे लिबर्टी की बात हुई है प्रीएम्बल में, थॉट की, यानी हमें अपने विचार रखने की पूरी लिबर्टी होगी, एक्सप्रेस करने की। थॉट जो हमारे विचार हैं उनको हम रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको। ठीक है ना। भाषण दे सकते हैं, यानी कहीं भी लोगों की भीड़ में जाकर हम अपने इच्छाओं को, अपने एस्पिरेशंस को, और अपनी जो बिलीफ है, फेथ है, जो वर्शिप है, जो भी चीज हम मानते हैं हमारे अनुसार, जो हमारे विचार हैं अल्टीमेटली, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक में। ठीक है। बिलीफ, जो हमारा बिलीफ है, हम जिन चीजों पर विश्वास रखते हैं, हमारी आजादी है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि तुम इन चीजों पर विश्वास क्यों रखते हो। ठीक है ना। जैसे लोगों का विश्वास है किसी में भगवान में, किसी का किसी भगवान में है, तो ये उनका विश्वास है, हम किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है ना। फेथ, जैसे मान लो बिलीफ, ये वाली बिलीफ वाली बात आई, विश्वास है। जैसे आज एक तुम न्यूज में देखते नहीं होंगे, एक बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं, बागेश्वर धाम। ठीक है ना। तो लोगों का विश्वास है उनमें, लोग मान रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। और लोग बेवकूफ हैं तो तुम उन्हें नहीं समझा सकते कि सच क्या है। ठीक है ना। बेवकूफ हैं तो बेवकूफ, अब लोग हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। जहां पर जिस देश में 150 करोड़ की जनसंख्या हो, उसमें अगर 20-30 करोड़ बेवकूफ हैं तो ये नेचुरल बात है, होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है ना। तो बाबाओं की तो स्टोरी कुछ ऐसी ही है, उसे छोड़ो। आगे बात करते हैं फेथ की। फेथ यानी धर्म। कोई भी सिटीजन इंडिया का किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है, कोई भी फेथ हो, किसी भी धर्म को मानता है, उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। ये सबका अपना विश्वास है, सबका अपना फेथ है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा। ठीक है ना। और वर्शिप,
कि वो किसको पूजता है। किसी की भी वर्शिप कर सकते हो आप, कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो कोई भी वर्शिप कर सकता है, किसी की भी वर्शिप करना होता है मतलब पूजना, उपासना, किसी को मानना, ठीक है ना, किसी को बहुत ज्यादा मानना। जैसे वही बात आ गई बागेश्वर, वो जो लोग हैं वो उन बाबाओं को बहुत बहुत मानते हैं, तो ये उनकी वर्शिप कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते, करें वो। जब समझ में आ जाती है तब समझ में आती है तब मानते हैं, कुछ तब भी नहीं मानते। जैसे एक बाबा थे पहले, आसाराम बापू, बहुत बहुत जनता पागल थी उनके पीछे, बहुत, बिल्कुल जान देने के लिए तक के लिए तैयार थे। आज क्या स्थिति है, कम से कम 50 से ज्यादा रेप चार्जेस में जेल के अंदर है वो। उनके आश्रम में जो लड़कियां रहती थी उन्होंने ही उन पर चार्ज क्लेम किया है, आरोप लगाए हैं, और अभी तक बेल भी नहीं मिल पाई उन्हें। अगर कहीं भी थोड़े बहुत सही होते तो कम से कम बेल तो मिल जाती, बेल ही नहीं मिली उन्हें, आज भी जेल में ही है। इंडिया के जो सबसे बड़े वकील थे, सबसे नंबर 1 जो वकील थे, राम जेठमलानी, वो भी उन्हें बेल नहीं दिला पाए आसाराम बापू को, और जबकि वो इंडिया के वैसे वकील हैं, उन जैसा वकील दोबारा इंडिया में हो नहीं सकता। इनका बाबा का नाम तो आसाराम बापू है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब चलो बात करते हैं आगे इक्वलिटी की। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है, इसकी बात तो तुम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में भी कर चुके हो, मैंने बताया था वहां पर तुम्हें। इक्वलिटी प्रीएम्बल में भी बात होती है कि कंट्री में इक्वलिटी होगी किसकी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस वही हो गया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से स्टेटस सबका बराबर होगा, और किसी भी चीज में जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी लोगों को, वो सबको बराबर कराई जाएगी, किसी को कम या ज्यादा नहीं। यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज है, तो वो सबको बराबर मिलेंगी, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलेंगी। क्लियर। अब लास्ट आ जाती है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा। भाईचारा बढ़ाया जाएगा देश में किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, हर इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होती है, एक आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उस सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए हमें सभी लोगों में, देश के सभी लोगों में किस चीज को बढ़ाना है, फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ाना है। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, लोग, सभी लोग आपस में एक दूसरे को एक माने, ठीक है ना, सभी लोग आपस में क्या माने कि हम लोग एक, इस देश जो हमारा कंट्री है इंडिया, इसके सिटीजन है और हम एक हैं। बाकी किसी भी चीज को लेकर लोगों में डिफरेंसेस ना हो कि ये इस रिलीजन का है, ये इस कास्ट का है, अलग रहो इससे, ऐसा कुछ नहीं। लोग अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखें कि वो सब इंडियन है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रेटर्निटी बनाए रखें, बंधुत्व, भाईचारा बनाए रखें, ठीक है ना। सभी लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट भी मेंटेन हो और कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हुए ही फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ाया जाए। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, सोवरेन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ठीक है, इन पे बेस्ड है हमारा इंडियन गवर्नेंस, और इसी पे पूरा इंडियन गवर्नेंस इन 5 कॉन्सेप्टों पे बेस्ड है। इन 5 कॉन्सेप्टों को, बेसिक कॉन्सेप्टों पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आगे आए हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए। ऐसी जस्टिस, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरीके का जस्टिस सबको मिलेगा, कोई इनजस्टिस नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसी लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 चीज क्लियर है। थॉट, विचार, एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त कर देना, जो भी चीज आपके मन में आ रही है आप उसको बोल देना लोगों के सामने, ठीक है, या जो चीज आप सोचते हो, जैसा आपका मानना है, जो आपके विचार हैं, उनको रख देना। बिलीफ यानी आपका विश्वास, फेथ यानी आपका धर्म, धर्म पर जो विश्वास है, जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, वर्शिप जिसको भी आप मानते हो और पूजते हो, ठीक है ना। इसकी आपको फ्रीडम होगी, इक्वलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होगी, और कंट्री में सभी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए और कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ाया जाए। तो ये हमारी प्रीएम्बल के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? तो ये प्रीएम्बल, ये टॉपिक है, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें से बनते हैं। इसमें से बना था लास्ट टाइम क्वेश्चन ये बना था लास्ट टाइम कि हमारी कंट्री में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें कितने टाइप्स के जस्टिस मिलते हैं, तो 3 टाइप के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। क्लियर है? चलिए कल करते हैं कोई और टॉपिक, आज के लिए इतना काफी है।